हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। कुछ अंतराल के बाद आज की क्लास फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उसका पेपर 3 है और पेपर 3 का है पार्ट ए, यूनिट है फर्स्ट, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि हम इसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, पता चलेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं और कहाँ आप जिनका छूट गया है वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है पेपर 3 पार्ट ए, उसकी पहली यूनिट का सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। विकसित भारत 2047 से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्रीय योगदान है ये पूरा हो गया है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, इससे संबंधित जितने टॉपिक होते हैं वो सब हो चुके हैं। इसी में चुनौतियां, मौसम पर निर्भरता, है ना, ये कुछ टॉपिक है। किसान संकट आधा हो गया है, आधा छूट गया है। सरकारी पहल के रूप में पीएम किसान, ये हम पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें एनएमएसए और उसके बाद फिर इससे संबंधित अन्य योजनाएं धीरे धीरे करते हुए ऐसे करके ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एनएमएसए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक है। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये चर्चा में आया, ये उधमपुर जिला, है ना, यहाँ का एक गांव है रिट्टी गांव। तो उसे इस मिशन के तहत गोद लिया गया, ऐसा गोद लेने वाली एक पहली पंचायत बनी। तो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया, न्यूज में आ गया कि आखिर ये है क्या। ठीक है। तो प्रश्न यही उठता है कि व्हाट इज एनएमएसए, है ना। तो ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है एक प्रकार से। उसके अंतर्गत जो प्रमुख मिशन चलाए गए उन मिशनों में से एक है। यानी कृषि पद्धतियों में बदलाव भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिशन कृषि पद्धतियों में व्यापक सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी के जो वांछित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, उससे संबंधित ये होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी क्रियान्वयन के लिए क्या रणनीतियां हैं या कौन कौन सी रणनीतियां इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो रणनीतियां रखी गई हैं उनको मैं विस्तार से बता रहा हूं, आप उसको छोटा करके, शॉर्ट करके अपना आंसर बना लेंगे। पहला है एकीकृत कृषि प्रणाली। तो एनएमएसए के अंतर्गत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इसमें जैसे हम पहले पढ़ चुके ना, फसल पैटर्न, फसल चक्र, यानी फसल प्रणाली में हम इसमें बागवानी को भी इंक्लूड करेंगे, पशुधन, मछली पालन, कृषि वानिकी यानी कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण, ऐसी चीजें जिससे मूल्य संवर्धन होगा। यानी किसान की जो उपज है उस उपज का क्या होगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। 5 रुपए मिलते थे तो 5 की जगह उसको कम से कम 10 या 12 रुपए तक मिल सके। तो ऐसी गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए, है ना। एक रणनीति तो इस पे काम हो रहा है। और इसको डिटेल में करें कि आजीविका के अवसर को बढ़ाना, सिर्फ एक ही चीज पर निर्भरता ना रहे, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, प्लस खाद्य सुरक्षा, इसको भी इंश्योर कर सके। पूरक उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से फसल विफलता से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, एकीकृत कृषि प्रणाली। मैं यूट्यूब पर कई सारे जैसे लोगों के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं, तो ऐसे ब्लॉग्स देख रहा था। तो एक ब्लॉग था हाल ही में देखने को मिला वहाँ पर एक ट्रैवलर ब्रूनेई, जो देश है ब्रूनेई एक कंट्री है, उसकी ट्रैवल कर रहा था। तो ब्रूनेई पहले बड़ा गरीब था लेकिन आज के समय काफ़ी अमीर देश है। उनके यहाँ पर पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस गैस जो है उसका प्रोडक्शन होता है।
तो उनकी ज़मीन फर्टाइल होते हुए भी वो वहाँ पर कृषि नहीं करते हैं, वो सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेते हैं। पैसा है तो वो काम कर सकते हैं, और जहाँ हमारे जैसे देश जैसी स्थिति है, पैसा नहीं है, तो हमें तो खुद ही ये काम करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए हमें एकीकृत कृषि प्रणाली, इस पर ज़्यादा फोकस देना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। कृषि के साथ साथ पशुधन पर भी है, मछली पालन भी है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि प्रौद्योगिकी को अपनाना, टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी हमारे रहन सहन को, जीवन को आसान बनाती है। प्रौद्योगिकी का मतलब ही ये होता है कि जो काम कठिन हो, अधिक श्रम साध्य हो, उसको आसान करना। तो ये संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाकर और ऐसे तरीकों को लागू करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जो चरम जलवायु घटनाओं या आपदाओं जैसे लंबे समय तक सूखा, बाढ़ आदि के समय समन प्रयासों का समर्थन करेंगे। कहने सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इस तरीके के इतने बड़े सेंटेंस लिखने के फेवर में नहीं रहता हूँ मुख्य परीक्षा में कभी भी। आपको भी एडवाइजेबल नहीं करूँगा कि इतने बड़े सेंटेंस आप बनाओ। मैं बल्कि इसमें कॉपी चेक करता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप भी इस गलती से बचेंगे। इसमें क्या बोलेंगे कि प्रौद्योगिकी अपनाना, यानी कि जो चरम जलवायु संबंधी घटनाएं होती है, चरम जलवायु संबंधी घटनाएं या तो बहुत ज्यादा पानी बरसेगा या सूखा, तो ऐसी स्थिति से बच करके, जो यानी ऐसी स्थिति में जो कृषि कार्य हो सके, है ना, तो उससे बचने के लिए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जाएगा। समन का मतलब ही होता है उस आपदा को कम करना, उसके प्रकोप को कम करना। यानी विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों में अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाओगे, टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं करोगे, तो आगे चलकर ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, देखो कि कुछ उपज होती हैं जिनके लिए एक सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। मान लो उन्हें ना तो ज़्यादा धूप चाहिए, ना ज़्यादा उन्हें सर्दी चाहिए, है ना, तो उसके लिए पॉली हाउस बना करके कृषि की जाती है। इवन वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी एसी लगा दिए जाते हैं, जैसे कि अंगूर की खेती हो गई। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भारत में लार्ज स्केल पर किसानों के द्वारा अपनाना महंगी है। सबसे पहली तो महंगी होती है, और दूसरा क्या हो जाता है कि उसको एडप्ट करने के लिए नॉलेज। तो इसके अपनी हानि हानि या नुकसान भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हम उसमें जो उसकी स्ट्रेटजी है वो बता रहे हैं, 6-7 स्ट्रेटजी है। तीसरा आता है तीसरे पॉइंट पर, जल संसाधन प्रबंधन। जल संसाधन प्रबंधन, तो इसके अंतर्गत ये है कि देखो, कृषि है, उसके लिए स्वाभाविक है सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी उपलब्ध जल संसाधन है उनका हमें मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट कैसा? इफेक्टिव, प्रभावी प्रबंधन करना है। और जिससे क्या होगा कि जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बारिश होती है काफ़ी, 24 घंटे में ही कई इंच बारिश हो जाती है, तो वो पानी तेजी से गिरा और बह करके नालों के माध्यम से, नदी के माध्यम से चला गया, उससे रिचार्ज नहीं कर पाए। लेकिन अगर यही पानी को हम तालाब में सहेज लेते, मान लो किसी का एक बड़ा सा फार्म हाउस होता, तो बड़ा फार्म हाउस होता, उसका जो स्लोप था, उस स्लोप के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर क्या करते, जगह जगह तालाब बना देते, तो वही पानी उसमें स्टोर हो जाता। अब तालाब स्टोर भी हो जाता, रिचार्ज भी कर पाता, प्लस जैसे मॉनसून समाप्त होता तो वेपोरेशन, तो उस पर ऊपर सोलर पैनल लगा करके उसके वेपोरेशन के प्रोसेस को भी कम कर सकते थे। भारत में कई स्थानों पर ये काम किए भी जा रहे हैं, है ना। तो ये दक्षता बढ़ाने, उसके प्रभावी प्रबंधन से संबंधित चीजें हो जाती हैं। तो इसे मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन समाधानों के साथ साथ प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कि सिंचाई अगर आप ट्यूबवेल से करते हैं, उसकी जगह स्प्रिंकलर सिस्टम अपना लो, इसकी जगह ड्रिप सिस्टम अपना लो, तो पानी जो है कम लगेगा
और पौधे को इफेक्टिवली प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, अगली रणनीति है कि कृषि संबंधी पद्धतियां। तो इसमें क्या किया जा रहा है एनएमएसए में कि उच्च कृषि उत्पादकता के लिए कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो, तो इसके लिए हमें हाई यानी कि एडवांस लेवल के कृषि सिस्टम अपनाने पड़ेंगे, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। जैसे मिट्टी का परीक्षण करो, उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, जिसकी कमी है उसकी पूर्ति करो, या जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके अनुसार उसमें कृषि कार्य किया जाए, उसका उपचार किया जाए, है ना। बढ़ी हुई जल धारण क्षमता यानी कि देखो काली मिट्टी जो रहती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से भी काम किया जा सकता है। रसायनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग करने के स्थान पर आवश्यकता अनुरूप, है ना, मृदा कार्बन भंडारण, इससे क्या होता है कि अपने आप से मिट्टी की जो स्थिति है वो सुधरती है। तो कृषि संबंधी इन पद्धतियों में इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला इसमें रणनीति ये है कि डेटाबेस तैयार करना। तो डेटाबेस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है हर सेक्टर में, चाहे बीमारियों का इलाज किया जाना हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाना हो, चाहे दुकान खोलनी हो, चाहे बड़े बड़े मॉल या कुछ भी करना हो। वैसे ही भूमि के उपयोग संबंध में भी डेटाबेस का अहम रोल होता है। तो भूमि उपयोग सर्वेक्षण, मृदा प्रोफाइल अध्ययन, जीआईएस, है ना, इन सब पर मृदा विश्लेषण, मृदा संसाधन, इन सब का डेटा तैयार हो जाएगा। पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये एरिया है, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पिछले 10 सालों में इस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट रहा है, तो उसमें स्पेसिफिकली चेंज किया जा सकता है, या हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। सरकार भी उनको उसके हिसाब से सुविधाएं दे सकती है, अपनी स्ट्रेटजी रणनीति को चेंज कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट अगली रणनीति है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति। ये क्या करती हैं कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि और भूमि एवं जल संसाधन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है कि स्थान और फसल विशिष्ट एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इसमें सीधी सी बात ये हो जाती है कि आखिर चाहिए क्या एग्रीकल्चर में। हमें चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो वो कैसे होगी, जब मिट्टी जो होगी वो अच्छी होगी उसमें, प्लस वहां पर जल संसाधन जो है उनका सही उपयोग हो पाता होगा। ठीक, तो ये इन सब के लिए यहाँ इन यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट सिस्टम उसको डेवलप करने की बात की जा रही है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगला है कि इन सारे कार्यों में अगली रणनीति ये रखी गई है कि प्रोफेशनल्स को, यानी जिन्हें हम पेशेवर बोलते हैं, उनको शामिल करना। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, उन्हें उस काम में महारत भी हासिल होती है ना। तो विशिष्ट कृषि जलवायु स्थितियों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संबंध रणनीतियों को विकसित करने, उपयुक्त कृषि प्रणालियों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने में ज्ञान संस्थानों और पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसमें ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिसर्च का काम करते हैं, साइंटिस्ट हो गए या रिसर्च स्टूडेंट्स हो गए जिनका इसमें विशेष इंटरेस्ट रहता है, तो उनको जब हम शामिल करेंगे तो वो परिणाम अच्छे दे पाएंगे, और जब परिणाम मिलेंगे तो धीरे धीरे आम लोग भी उसको अपना पाएंगे, उनके लाभों से लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक, लास्ट में आता है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप से मतलब ये हो जाता है कि वो एरिया जो अभी तक इससे छूटा हुआ है उन लाभों से, जो लाभ उसे नहीं मिल पा रहे हैं, वंचित क्षेत्र में अधिक पहुंच के साथ वर्षा आधारित प्रौद्योगिकी का प्रसार करने की आवश्यकता है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी मिशन हो गया, इन सब योजनाओं के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाएगी।
और इसके लिए सरकार अपना हस्तक्षेप भी करेगी। तो इसमें से एक दो स्ट्रेटजी भूल जाओ तो छोड़ सकते हो, है ना। आप हेडिंग के तहत नहीं लिखना चाहते हो, पॉइंट बना के लिखना चाहते हो, वैसे भी लिख सकते हो। और रही बात कि पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, तो स्टेट पीएससी में, स्पेसिफिकली एमपी पीएससी में थोड़ा पैराग्राफ वाला पैटर्न उनको कम समझ में आता है, क्योंकि वो जांचने वालों का जो स्टेटस है, जो उनका लेवल है, वो उसमें फिट नहीं होता है। वो उस स्तर के नहीं है कि वो आपके पैराग्राफ में लिखी हुई अच्छी लैंग्वेज को, अच्छे कंटेंट को उतना ही ईमानदारी के साथ मार्किंग कर पाए। थोड़े यहाँ पे लोग लकीर के फकीर टाइप के ज़्यादा रहते हैं कई, है ना। नेक्स्ट है कि एनएमएसए के जो पूछे जाएं कि प्रमुख कार्यक्रम क्या है, तो इसके अंतर्गत 4 प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन चारों को शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। ठीक, तो ये कार्यक्रम क्या है शॉर्ट में, कृषि प्रणालियों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण विकसित करता है। यानी वर्षा जो है सभी जगह एक जैसी नहीं होती है, कम होती है, तो उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से वो ये अपने एक व्यू को डेवलप करेंगे, उस हिसाब से संसाधनों को निकालेंगे। तो कृषि में चाहे वो फसल हो, मछली पालन हो, पशुधन हो, बागवानी हो, वानिकी हो, है ना, तो इन सब का एक क्या है, एक संयोजन बना करके इसमें अलग अलग प्रकार से राजस्व मिले। ठीक, तो इसके लिए हेल्थ सॉइल कार्ड हो गया, कृषि भूमि विकास के आधार पर मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किसकी कमी है ना, तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत की जाती हैं। तो वर्षा आधारित के लिए जो एरिया चूज किया जाता है 100 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले के लिए एक क्लस्टर के रूप में उसे देखा जाता है, और फिर उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसके लिए नए संपत्ति संसाधन, है ना, वो सब चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो एक कार्यक्रम इस योजना के तहत ये संचालित है। दूसरा, खेत पर जल प्रबंधन। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, इसका प्राथमिक ध्यान है कि उन्नत कृषि जल संरक्षण उपकरणों प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर जल का इष्टतम उपयोग करना। तो सिंपल सी बात है कि जितना भी पानी उपलब्ध है उसका कितना अच्छे से अच्छे ढंग से, इष्टतम का मतलब ही होता है ऑप्टिमम बेस्ट, यानी सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना। तो वर्षा जल के कुशल संचयन और प्रबंधन पर इसमें जोर दिया जाता है। इसके अब इसी में जैसे अलग अलग कार्यक्रम जो सरकार के चलते हैं, चाहे वो मनरेगा हो या अन्य कोई योजना हो, तो उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। अब मनरेगा के अंतर्गत जैसे 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है ना, तो इसी में अब तालाब खुदवाने पर भी खर्च किया जा सकता है। तालाब खुदवाए जाएंगे तो वो जल को सहेजने से संबंधित ही ये कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में ये ध्यान दिया जा रहा है कि टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब है लास्ट लॉन्ग, यानी स्थायी रूप से, सिर्फ टेम्परेरी उस मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं, बल्कि स्थायी रूप से वहां पर उन जो पोषक तत्वों की कमी है उसे पूरा किया जाए, और जिस स्थान पर जिस प्रकार की मृदा और जो उस मृदा में जो पोषक तत्व हैं वैसी उसमें फसल की जा सके। तो इसके लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो मृदा स्वास्थ्य यानी उसकी टेस्टिंग की जा रही है, उसके लिए मैपिंग की जा रही है। मैपिंग के हिसाब से, है ना, उसमें उर्वरकों का सही उपयोग क्या होगा, इसके लिए जीआईएस सिस्टम की हेल्प भी ली जा रही है, यानी टेक्नोलॉजी हो गई, सर्वे किया जा रहा है, तो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार, भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी समन्वय कर रहे हैं, है ना, जिसमें राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र हो गया, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान हो गया, ये सब मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। चौथा जो कार्यक्रम है उसका नाम है जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि, निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग। तो जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान, अपडेटेड जानकारी और उस जानकारी को फैलाना। वर्षा आधारित प्रौद्योगिकी का प्रसार, इसके लिए पायलट पायलट प्रोजेक्ट हो। पायलट का मतलब है एक शुरुआती, देखा जा रहा है कि यह कितनी सफल होती है, देन फिर बड़े एरिया पर इसको लागू करेंगे। तो पायलट ब्लॉक, ब्लॉक जनपद जिन्हें कहते हैं,
तो उनको समर्थन प्रदान करना, है ना? तो ये कई सारी जो स्कीम चलाई जा रही हैं उनके तहत इसमें सम्मिलित उनको समन्वित करने की कोशिश की जा रही। तो ये 4 कार्यक्रम जो हैं इसके तहत आ रहे हैं। ये जो योजना है, इस योजना का क्रियान्वयन करने का ढांचा क्या है? तो क्रियान्वयन करने के लिए ढांचा जो है 3 स्तर पर यहाँ पर रखा गया है, त्रिस्तरीय। एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई है, जो क्या करती है, इस मिशन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करती है ना, नेशनल लेवल पर। फिर यहाँ पर परियोजना मंजूरी समिति भी है, जो मिशन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को अप्रूवल देती है। फिर इसमें एक टेक्निकल समिति भी बनी हुई है, तो मिशन के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता ये प्रदान करती है। ये नेशनल लेवल पर काम करने वाला ढांचा है। राज्य स्तर पर हमें देखने को मिलता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार समिति, राज्य स्तर पर भी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें राज्य में मिशन के क्रियान्वयन की देखरेख का काम इनको सौंपा गया है। राज्य के स्तर पर ही एक तकनीकी समिति बनी हुई है जो राज्य के लेवल पर तकनीकी सहायता प्रदान करती है। तो नेशनल हो गया, राज्य हो गया, वैसे ही अब तीसरा लेवल जो आता है वो जिला स्तर पर आता है। तो जिला मिशन समिति जो है वो जिले के लेवल पर तकनीकी और उसके क्रियान्वयन दोनों को ये देखती है। तो एक प्रकार से इस ढांचे की विशेषताएं जो समझ में आती हैं वो ये कि 3 स्तरीय संरचना बनाई गई है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर, जो अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं को चेक करते हैं। और इन सब का दृष्टिकोण कैसा रखा गया है, सहयोगात्मक रूप से, यानी विभिन्न सरकारी विभागों, कृषि विश्वविद्यालय, किसान संगठन और जो हितधारक समूह होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, सहयोग बढ़ाना। तकनीकी सहायता इसके लिए चाहे कृषि वैज्ञानिक हो, विशेषज्ञ हो, प्रोफेशनल्स हो, तो वो सब इसमें जोड़े जाएंगे। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लगातार इसका एवेल्युएशन किया जाएगा, है ना? जैसे रिजल्ट मिलेंगे उस हिसाब से लक्ष्यों में बदलाव भी किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट थे वो इससे संबंधित थे। तो छोटा सा एक क्वेश्चन समझ लो, अगर आएगा तो सिंपल, बहुत छोटा सा आएगा, कहने में से क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दो, या कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, बस इसको लेकर के प्रश्न आएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए तो इतना। कल आपको कंटिन्यूस अगला लेक्चर मिलेगा। थैंक यू।